दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं जब वो तुलसी के पौधे में पानी देती, लेकिन हमारे देश ने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास पीएचडी नहीं है, उनके पास एमटेक की डिग्री नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि तुलसी के पौधे में पानी लगाया जाता। क्यों लगाया जाता है तुलसी के पौधे में पानी? क्योंकि तुलसी का पौधा ऑक्सीजन देता। दुनिया में यह अद्भुत किस्म की फैक्ट्री है ऑक्सीजन पैदा करने वाली। आप इसको पानी दीजिए, तुलसी का पौधा पानी को और हाइड्रोजन को अलग अलग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर देता। H2O में से H2 अलग हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और उसको अपने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा चलाने में पानी की बहुत जरूरत होती है। इसलिए मेरी मां रोज तुलसी के पौधे को पानी देती है। कितनी बड़ी साइंटिफिक काम कर रही है वो। लेकिन हमने तो कहा वो तो बेकार है, पढ़ी लिखी नहीं, क्योंकि उसको पीएचडी नहीं मिली। और साक्षरता किसको करनी है? मेरी मां को कहने आएंगे कि तुम साक्षर हो जाओ, क्योंकि तुमको एबीसीडी लिखना नहीं आता। लेकिन वो इतनी बड़ी साइंटिस्ट है कि रोज तुलसी के पौधे में पानी दे रही है। मेरे जैसे बेवकूफ जो डिग्री लेके निकलते हैं, उनको मालूम नहीं कि तुलसी के पौधे में पानी दिया जाता। हमको नहीं पढ़ाया किसी ने कि तुलसी के पौधे में पानी दिया जाता है। मेरी मां को उसकी मां ने पढ़ाया कि तुलसी के पौधे में पानी दिया जाता है। कितना बड़ा वैज्ञानिक कर्म वो कर रही है, लेकिन हम कह रहे हैं वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि साक्षर नहीं है। तो हम किसको साक्षर बनाने जा रहे हैं? उन लोगों को साक्षर बनाने जा रहे हैं जो हमसे ज्यादा शिक्षित हैं। हम जो कुछ नहीं जानते हैं वो मान के बैठे हैं कि सारी साक्षरता हमारे ही पास है, क्योंकि हम जानते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। वो मेरी मां नहीं जानती, उसको कहना होगा तो वो कुछ और तरीके से कहेगी। वो आ फॉर अरिहंत कह देगी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम ए फॉर एप्पल होता। तो हमने कह दिया कि वो तो बेकार है, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको तो कुछ आता नहीं है, उसको साक्षर बनाना है। और सच्चाई ये है कि साक्षरता हमको उससे सीखनी चाहिए कि तुलसी के पौधे में पानी क्यों दिया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कर्म है। नीम का दातुन क्यों किया जाता है? यह दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कर्म है। ये वैज्ञानिक कर्म करने वाले लोग हिंदुस्तान के गांव गांव में रहते हैं, लेकिन हमने क्या किया है? वो ही बेवकूफ है, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानते। और हम अंग्रेजी जानने वाले लोग शायद दुनिया के सबसे बड़े इडियट हैं। ये मैं बहुत कन्विक्शन से कह रहा हूं, क्योंकि हम में से कोई भी आदमी वो काम कर नहीं सकता जो गांव का किसान करता। एक बार मैं एक गांव में गया तो एक किसान को मैंने देखा बैल को खोलते हुए और हल में जोतते हुए। तो मैंने थोड़ी देर 2 मिनट अपने मन में सोचा कि मान लो ये काम मुझे करना पड़े तो बैल कहीं होगा और मैं कहीं होऊंगा। मैं नहीं कर सकता उस काम को। बैल को कहां से खोलकर कैसे हल में लगाना है, ये स्किल उसके पास है। और जिस आदमी के पास इतना बड़ा स्किल है, उसको हमने कहा ये अनस्किल्ड लेबर है। ये तो अंग्रेजों की दी हुई परिभाषाएं, और ये सारी परिभाषाएं निकली कहां से है? इसी अंग्रेजी के एजुकेशन सिस्टम से। हमने होशियार किसको माना, हमने इंटेलिजेंट किसको माना? पटर पटर अंग्रेजी में 10-12 वाक्य जो बोल सके, भले ही ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट हो, लेकिन जो जितनी फास्ट अंग्रेजी बोले वो उतना इंटेलिजेंट। ये हमने मान्यताएं बना ली। जबरदस्ती गुजराती बोल सकते हैं, अच्छी मराठी बोल सकते हैं, इंप्रेशन जमाने के लिए धड़ाधड़ अंग्रेजी में बोलते चले जाए, ताकि सामने वाले पे रौब पड़े। किस पे रौब डाल रहे हो भाई? तुम तो खुद अपने मन में इतने हीन हो गए हो कि अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर सकते। और जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है, उस समाज का कभी भला नहीं होता। जापान गुलाम हुआ था अंग्रेजों का। ये आज की बात नहीं है, 300-350 साल पुरानी बात है। और जापान में कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए थे अंग्रेजों। उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने के लिए कुछ 5-1 लाख जेसुइट्स लोगों की फौज खड़ी की गई थी जापान में। जापान जब आजाद हो गया ब्रिटेन की गुलामी से, तो जापानीज लोगों ने सबसे पहला काम जानते हैं क्या किया था? अंग्रेजी स्कूलों का नाश कर दिया था। और उस दिन के बाद से जापानीज लोगों ने संकल्प लिया था कि कोई बच्चा अंग्रेजी में नहीं पढ़ेगा, सब बच्चे जापानीज में पढ़ते हैं। और आज दुनिया में जापान की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से टक्कर ले रही है। चाइना एक दूसरा देश, कोई भी बच्चा वहां अंग्रेजी में नहीं पढ़ता। और चाइना की इकोनॉमी दुनिया में इस समय 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। सबसे ज्यादा वाइब्रेंट इकोनॉमी है चाइना की इकोनॉमी। ऐसे ही दुनिया में फ्रांस है, कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता, लेकिन फ्रांस यूरोप में इस समय काफी आगे है।
हमारे मन में ये गलतफहमी है कि अंग्रेजी में पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इस गलतफहमी में से बाहर निकल आइए। ये अंग्रेजों की दी हुई गुलामी की व्यवस्था है जो आज भी हम इस देश में चला रहे हैं। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो अंग्रेजियत का सिस्टम है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ जो सिस्टम है, ये गुलामी के समय से चल रहा है। और आजादी के 50 साल भले ही आ गए हैं, लेकिन व्यवस्था वही चल रही है। अंग्रेजों का बनाया हुआ आईपीसी चल रहा है, अंग्रेजों का बनाया हुआ सीआरपीसी चल रहा है, अंग्रेजों का बनाया हुआ सीपीसी चल रहा है। कभी कभी एक मजाक में मेरे कुछ दोस्त मुझको कहते हैं कि राजीव, अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस देश में न्याय नहीं मिलता। करो अंग्रेज आए तो न्याय मिला इस देश को। तो मैं उनको एक कहानी सुनाता हूं कि अंग्रेजों के पहले कैसा न्याय था और अंग्रेजों के बाद कैसा न्याय है। हमारे देश में एक राजा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके राज्य में 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हुआ? एक बच्चा था, उसको क्लेम करने वाली 2 माताएं थी। एक माता कहती थी कि ये मेरा है, दूसरी कहती थी ये मेरा है। अब उस झगड़े को लेकर, उस केस को लेकर दोनों माताएं गई कोर्ट में। राजा की जुडिशियल काउंसिल बैठी, मुकदमा पेश किया गया। एक महिला खड़ी हुई, उसने सिद्ध किया कि ये मेरा बच्चा। दूसरी भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध कर दिया कि ये मेरा बच्चा। राजा ने कहा कि तलवार ले आओ, आधा आधा काट दो, आधा एक को दे दो, आधा दूसरे को दे दो। जैसे ही राजा ने तलवार मंगाई और बच्चे को काटने की बात कही, वैसे ही असली मां खड़ी हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, बच्चे को काटो मत, भले ही इसको दूसरी मां को दे दो। क्योंकि कोई भी असली मां होगी अपनी आंखों के सामने कैसे अपने बच्चे को कटता हुआ देखेगी। राजा को पता चल गया कि यही असली मां है, तो राजा ने उस बच्चे को उसकी असली मां को दे दिया। 2.5 मिनट के अंदर पूरे केस का फैसला हो गया। यही केस लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, कम से कम 20 साल लग जाएंगे आपको, पता नहीं चलने वाला कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है। 20 साल से पहले इस केस का फैसला हो नहीं सकता। अंग्रेजों के पहले ऐसा न्याय था कि 2.5 मिनट में केस का फैसला होता था। अंग्रेजों के जमाने से ऐसा न्याय आया है कि 20 साल लग जाते हैं, दोनों माताएं मर जाएंगी, बच्चा भी मर जाएगा, पता नहीं मिलने वाला कि कौन जीता कौन हारा। करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, न्याय नहीं होता। ये अंग्रेजों की व्यवस्था। हमारी व्यवस्था में 2.5 मिनट में न्याय होता था। तो ये मन से चीजों को निकालिए। बहुत बार हमारे मन में ऐसी चीजें बैठी रहती है कि अंग्रेज नहीं आते, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती तो इस देश का भला नहीं होता, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मुझे लगता है कि गुलामी के दौर की बातें हैं। और इन गुलामी के दौर की बातों से अगर आप बाहर निकल आए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो बाद में निकलेंगे, पहले मन से बाहर निकलते हैं, तो इस देश का फिर से वो पीरियड वापस आ सकता है जो सोने की चिड़िया वाला पीरियड था। हम शारीरिक रूप से गुलाम नहीं है, हम मानसिक रूप से गुलाम। हमको हमेशा ब्रिटेन की, यूरोप की, अमेरिका की तरफ देखने की आदत पड़ गई। वो क्या करते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। हमको हमारे तरफ देखने की आदत नहीं है। तो मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूं इतने लंबे व्याख्यान के बाद कि इस मानसिक गुलामी में से बाहर निकलिए। ये मानसिक गुलामी बहुत खतरनाक है और इस मानसिक गुलामी में से बाहर निकलने के तरीके क्या हैं? पहला तरीका यह है कि इस देश की जो परंपराएं हैं, इस देश का जो इतिहास है, इस देश की जो सभ्यता है, उसकी ठीक से जानकारी लेने की कोशिश करें। हमको हमारी परंपराओं के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कोई कह देता है तो हम मान लेते हैं कि हां ऐसा ही इस देश में चलता। जब तक हमको हमारे देश की परंपराओं की गहरी जानकारी नहीं होगी तो संस्कृति की जानकारी आपको हो नहीं सकती। और उन परंपराओं और संस्कृति की जानकारियों को अगर आप हासिल कर लें तो आप मानसिक गुलामी में से बाहर आ जाएंगे। और अगर हम मानसिक गुलामी में से बाहर आ गए तो इस देश को हम बहुत आगे ले जा सकेंगे। क्योंकि जो मानसिक गुलाम होता है वो कभी विकास नहीं कर पाता, गुलाम बन के रहता है, मजदूर बन के रहता है, दास बन के रहता है, मालिक नहीं बनता कभी। हमारी भी हैसियत यही है कि पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अमेरिका के गुलाम, पहले यूरोप के गुलाम थे, अब अमेरिका के गुलाम। गुलामी की परंपरा वो जा नहीं रही है। इस गुलामी में से बाहर निकलना, और इस गुलामी में से बाहर निकलने के लिए सिद्धांत क्या है? भारतीय सांख्य जो दर्शन है ना, उसमें एक वाक्य है, नेति नेति। नेति नेति माने ना इति ना इति। ना इति माने ये नहीं ये नहीं। हम क्या हुआ इस देश में, जब से गुलाम हुए हमने ना कहना छोड़ दिया, हाँ जी करते रहे। गुलाम आदमी की निशानी पता है क्या होती है? वो कहता यस सर,
ओके सर, राइट सर, वेरी गुड सर, फाइन सर। कभी नहीं कहता नो सर, ये गलत है। आपने देखा इस देश में जो गुलाम होते हैं ना, चपरासी की तरह से फाइल लगाए बीच में, यस सर, ओके सर, राइट सर, फाइन सर, वेरी गुड सर। मैंने देखा है लोगों को। और यस सर, फाइन सर, ओके सर, राइट सर कहने वाली प्रजा ही गुलाम होती। जो प्रजा ना नहीं कहती, गलत को गलत नहीं कहती, वो प्रजा गुलाम होती है। तो जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत पैदा करिए, और अगर ये गलत है तो उस गलत के साथ अपना रिश्ता तोड़ने का काम करिए। गलत को प्रोत्साहन मत दीजिए। आपको अगर यह समझ में आता है कि अंग्रेजी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल बहुत गलत हैं, उनसे कोई भला नहीं हो रहा, तो इनसे रिश्ता तोड़ दीजिए। अपने बच्चों को इन अंग्रेजी स्कूलों में भेजना बंद कर दीजिए। तो आपको लगेगा फिर क्या होगा, हो सकता है 2 साल के बाद, 5 साल के बाद गुजराती स्कूल बहुत अच्छे हो जाए। क्यों? आज जो आपका डोनेशन है वो अंग्रेजी स्कूलों में चला जाता है। हजारों रुपए आप जो डोनेट कर देते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, वो डोनेशन अगर गुजराती स्कूलों में जाना शुरू हो जाए तो ये गुजराती स्कूल भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे अंग्रेजी स्कूल है। आपका डोनेशन अगर मराठी स्कूलों में जाना शुरू हो जाए तो मराठी स्कूल भी उतने ही अच्छे हो जाएंगे जैसे अंग्रेजी स्कूल। तो ये तो आपके दान का प्रवाह है जो वहां चला जाता है, इसलिए ये सूख गए हैं, वो हरे भरे हैं। वहां से आपका दान इनमें आने लगे तो ये हरे भरे हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे। तो आपके बच्चे अगर इधर आ जाएं पढ़ने के लिए, गुजराती में, मराठी में, बंगला में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, हिंदी में, इन सारी भाषाओं में अगर हम हमारे बच्चों को पढ़ाना शुरू करें तो इस अंग्रेजियत से हमारा रिश्ता टूटेगा और इस मानसिक गुलामी से रिश्ता टूटेगा। और मुझसे आप पूछें कि जापान ने इतनी तरक्की क्यों कर ली है, तो मैं एक ही जवाब दूंगा कि जापान के लोगों में अपनी मातृभाषा से जितना प्यार है उतना ही अपने देश से प्यार है। जिस देश के लोग अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं करते वो कभी देश से प्यार करते नहीं है, झूठा दिखावा करते हैं। जो अपनी मातृभाषा को नहीं मानता वो देश को कैसे मानेगा? इसलिए जापान के बच्चों में बचपन से कूट कूट कर नेशनैलिटी की भावना भरी जाती है। और हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं जो अंग्रेजी में बात करते हैं उनके साथ। तो कभी भी ये बात सच नहीं है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में नहीं पढ़ेगा तो वो पीछे रह जाएगा। सच्चाई इसके उल्टी है कि जब आपका बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा तभी वो होशियार बनेगा और तभी उसका डेवलपमेंट होगा। उसका कारण क्या है? उसका सीधा सा कारण है, अगर आपका बच्चा मातृभाषा में कोई चीज याद करे तो जितनी जल्दी याद करेगा उससे 6 गुना ज्यादा समय उसको लगता है अंग्रेजी में याद करने में। अगर कोई सवाल आपका बच्चा आधा घंटे में याद कर सकता है गुजराती में, तो वही सवाल याद करने के लिए उसको कम से कम 3 घंटा लगेगा। तो क्या हो रहा है? इस देश का हर वो विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहा है, वो विद्यार्थी अपने जीवन में 6 गुना ज्यादा समय बर्बाद कर रहा है। और इस हिसाब से अगर हम माने इस देश में विद्यार्थियों की कुल संख्या अगर 10 करोड़ की है तो हिंदुस्तान के विद्यार्थियों का 60 करोड़ घंटे का समय हम बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाए। और कई लोग मुझको कहते हैं कि राजीव भाई, अंग्रेजी बहुत बड़ी अच्छी भाषा है, अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है। और उनको मैं ये तर्क देता हूं कि किसी भी भाषा की समृद्धि इस बात से तय होती है कि उसमें कितने शब्द हैं। और अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर मात्र 12,000 शब्द हैं और मात्र 12,000 शब्दों वाली भाषा है अंग्रेजी। गुजराती भाषा में कुल मिलाकर इस समय 40,000 शब्द हैं। तो समृद्ध भाषा गुजराती है या अंग्रेजी है? मराठी भाषा में इस समय 48,000 से ज्यादा शब्द हैं। और हिंदी की बात मैं करना शुरू करूं तो हिंदी में लगभग 70 से 80,000 शब्द हैं। तो समृद्ध भाषा अंग्रेजी नहीं है, समृद्ध भाषा गुजराती है, मराठी है, हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है। ये सारी भाषाएं समृद्ध हैं। और एक जानकारी और दे दूं, अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। क्यों? क्योंकि इस भाषा के नियम कभी भी एक जैसे नहीं होते। दुनिया में सबसे अच्छी भाषा वो मानी जाती है जिसके नियम हमेशा से एक जैसे हों, जैसे संस्कृत। संस्कृत भाषा के जो नियम आज से 1000 साल पहले थे वही नियम आज भी हैं। लेकिन ये बात आप अंग्रेजी के बारे में नहीं कह सकते। अंग्रेजी में आज से मात्र 200 साल पहले दिस लिखा जाता था TIS,
और आज लिखा जाता है THIS। मात्र 200 साल पहले दिस लिखते थे TIS करके, और आज लिखते हैं THIS। ये क्या चक्कर है? अंग्रेजी में मात्र 150 साल पहले जिन शब्दों की स्पेलिंग अलग होती थी, उन शब्दों की स्पेलिंग बदल गई है, बहुत बड़े पैमाने पर बदल गई। और अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें पता ही नहीं चलता, प्रोनंसिएशन कभी एक जैसा होता नहीं, एक्सेंट कभी एक जैसा होता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आप जाइए, कोई भाई आपसे कहेगा, अगर उसको कहना है टुडे, तो ब्रिटेन में जाइए तो टुडे कहेगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए तो कहेगा टुडाई टुडाई टुडाई। तो कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि टुडाई माने क्या होता है, TO2 और DIE माने मरने के लिए, और जबकि वो कह रहा है आज माने टुडे। समझ में ही नहीं आता। स्कॉटलैंड में चले जाइए एक प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, आयरलैंड में चले जाइए दूसरा मिल जाएगा, इंग्लैंड में आ जाइए तीसरा मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए चौथा मिल जाएगा, अमेरिका पहुंच जाइए पांचवां मिल जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन में यही झगड़ा होता है, एक की अंग्रेजी में Z का ज्यादा प्रयोग करते हैं, दूसरे में S का ज्यादा प्रयोग करते हैं। कोई नियम ही नहीं बना पाए आज तक वो इस बात के लिए। इस हिसाब से तो अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा। और फिर एक जानकारी और दे दूं, बहुत लोग ये तर्क देते हैं कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और मैं आपको बता रहा हूं कि सारी दुनिया में मात्र 12 देश हैं जहां की मातृभाषा अंग्रेजी है, बाकी 188 देशों की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। बाकी 188 देश जो हैं उनकी मातृभाषाएं अंग्रेजी से अलग हैं। तो दुनिया में अगर 200 देश हैं और उन 200 देशों में मात्र 12 देशों में अंग्रेजी मातृभाषा है, तो ये अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे हो गई? ये तो माइनॉरिटी की लैंग्वेज है। और जनसंख्या के हिसाब से देखना शुरू कर दीजिए तो अंग्रेजी बोलने वालों की जनसंख्या दुनिया में मुश्किल से कुल जनसंख्या का 2-3% है बस, मुश्किल से 2-3%। पूरी दुनिया की अगर कुल जनसंख्या हम माने 6 अरब की, 600 करोड़ की, तो उसमें मुश्किल से 3% लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं या समझते हैं, बाकी सारे के सारे लोग नॉन अंग्रेजी वाले लोग हैं। तो कैसे मैं मान लूं कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है? उस हिसाब से अगर मानी जाए तो दुनिया में इंटरनेशनल लैंग्वेज तो चाइनीज हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों द्वारा चाइनीज बोली जाती है दुनिया में। और दूसरे नंबर की अगर कोई भाषा हो सकती है तो वो हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि चाइनीज के बाद हिंदी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और अंग्रेजी सबसे रद्दी भाषा जानते हैं क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी में चाचा अंकल है, ताऊ भी अंकल, मामा भी अंकल है तो मौसा भी अंकल है, फूफा भी अंकल है तो फूफा जैसा भी कोई अंकल है, चाची आंटी है, ताई भी आंटी है, मामी भी आंटी है, मौसी भी आंटी है। अब जरा बताइए कि मामी और मौसी में कितना फर्क है? जरा बताइए तो सही कि क्या मामी और मौसी दोनों बराबर हो सकती है? या मामा और ताऊ दोनों एक हो सकते हैं क्या? या काका और मामा दोनों एक हो सकते हैं क्या? उनके यहां तो सब आंटी हैं या अंकल हैं। जानते हैं चक्कर क्या? चक्कर यह है कि उनके पास अपने रिश्तों को डिफाइन करने के लिए शब्द नहीं है, और जिस भाषा में अपने रिश्तों को डिफाइन करने के शब्द नहीं हो वो सबसे रद्दी भाषा है। ये खामखा की गलतफहमी हमारे मन में आ गई है कि अंग्रेजी बड़ी ऊंची भाषा है। ये तो चूंकि अंग्रेज आ गए और हम उनके गलती से गुलाम हो गए, इसलिए अंग्रेजी आ गई इस देश में। अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो शायद संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा होती। और आज आपको एक जानकारी और दे दूं, दुनिया में कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा अगर कोई है तो वो संस्कृत है। और ये सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कंप्यूटर चलाने के लिए जो बेस्ट एल्गोरिथम तैयार किया गया है वो संस्कृत की मदद से तैयार हुआ। दुनिया में अमेरिका में जो सुपर कंप्यूटर चल रहे हैं, उन सुपर कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग अब संस्कृत में तैयार करने की कोशिश चल रही। शायद आप नहीं जानते, आपसे ज्यादा संस्कृत पर रिसर्च इस समय जर्मनी में चल रही है। काहे को चल रही है? क्यों? पागल नहीं है वो लोग। वो जानते हैं कि इस भाषा में कितना खजाना छुपा हुआ। वो जानते हैं कि इस भाषा में, हिंदुस्तान में लाखों लाखों दस्तावेज अभी भी रखे हुए हैं संस्कृत में, जिनमें बेशकीमती खजाने छुपे हुए हैं।
और आपको आपकी भाषा से काटकर एक विदेशी भाषा में डाल दिया गया है, और ये विदेशी भाषा में बहुत गहरा असर दिमाग पर पड़ता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी बड़े से बड़ा 30 मारखा अंग्रेजी बोलता है तो जानते हैं क्या करता है? पहले मातृभाषा में सोचता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है, माने 2 गुनी मेहनत करता है, तब अंग्रेजी बोलता है। और आपको एक जानकारी और दे दूं, आप अपने जीवन के अत्यंत निजी क्षणों में मातृभाषा इस्तेमाल करते हैं, कभी दूसरी भाषा निकलती नहीं मुंह से। जब बीमार होते हैं, कष्ट होता है, तो मां निकलता है मुंह से, मम्मी नहीं निकलता, मदर नहीं निकलता, मॉम नहीं निकलता। क्यों? और जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो भी गाली मुंह में मातृभाषा में ही निकलती है, अंग्रेजी में नहीं निकलती। तो आप अपने जीवन के जितने व्यस्ततम निजी क्षण होते हैं अपनी मातृभाषा में ही बात कर सकते हैं, और तब इस बच्चे को जिसको आपने अंग्रेजी में डाल दिया है उसके ऊपर कितना बोझा पड़ता है इसका आपको अंदाजा नहीं है। आप अपने घर में मातृभाषा में बातें करते हैं, कच्छी में बातें करते हैं, गुजराती में बातें करते हैं, बच्चा उसी को सुनते सुनते सीखता है। बच्चा सीखता कैसे है? बच्चा सीखता है नकल करके। तो जिस तरह से आप प्रोनाउंशिएट करते हैं वैसे ही बच्चा प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश करता है, और उससे उसकी भाषा का विकास होता है। तो स्वाभाविक रूप से जो वो सीख कर आया है उसके ठीक उल्टी भाषा में आप उसको पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि वो बच्चा फिर पढ़ता नहीं है, रटता है चीजों को। और अगर मैं गुजराती में कहूं तो पोपट हो जाता है। तो जो पोपट हो जाता है बच्चा, उसकी एक खासियत होती है। किसी भी बच्चे को आप पढ़ाइए, मान लीजिए आपका बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता है और उसका इम्तिहान हुआ है, तो इम्तिहान के लिए वो रटेगा और रटने के बाद इम्तिहान में लिख कर आएगा। 2 दिन बाद आप उससे पूछ लीजिए, उसको कुछ भी याद नहीं है कि उसने क्या लिखा 2 दिन पहले। 2 दिन बाद वो भूल जाएगा उसने क्या लिखा। 1 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुझे खुद याद नहीं है अंग्रेजी में जितनी चीजें मैंने रटी हैं वो मुझे खुद याद नहीं, आज मुझे खुद याद नहीं। और इस अंग्रेजियत की शिक्षा व्यवस्था कैसा सत्यानाश करती है वो मैं मेरा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं कक्षा 9 में जब पढ़ता था तो मुझको मार मार के एक फॉर्मूला सिखाया गया मैथमेटिक्स का, x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y²। फिर इसी को सिखाया गया x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 2xy + y²। अक्सर क्या होता था, मैं भूल जाता था। क्या भूल जाता था? x + y में प्लस होगा, x - y में प्लस होगा, इसी में अक्सर भूल जाता था। तो अक्सर क्या होता था कि x + y में -2xy लिखता था या x - y में +2xy लिखता था। अक्सर गणित में मेरे नंबर कट जाते थे तो मेरी पिटाई होती थी, और उस पिटाई के डर की वजह से मैंने एक बार 3 महीने सारी पढ़ाई बंद करके ये दोनों फॉर्मूले रटना शुरू किया, और 3 महीने रटता रहा। 10 किलो कॉपी मैंने भर दी होगी इन 2 फॉर्मूलों को रटने के लिए। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि इन दोनों फॉर्मूलों का मेरे जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं। मैं 2 वर्ष तक एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम भी करता रहा वैज्ञानिक की हैसियत से, उस समय भी मेरे जीवन में इन दोनों फॉर्मूलों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। और इन दोनों फॉर्मूलों को तैयार करने में मैंने मेरे जीवन का 3 महीना लगा दिया। पिटाई खाई, डांट खाई, अध्यापक से बेइज्जती सहन की कि तुम नालायक हो, तुमको ये 2 फॉर्मूले भी याद नहीं होते। तो इतनी पिटाई हुई, इतनी बेइज्जती हुई क्लास में, क्योंकि ये 2 फॉर्मूले याद नहीं होते थे। और इतना समय बर्बाद करके मैंने जो 2 फॉर्मूले याद किए उनका मैं करूं क्या अपने जीवन में? और ऐसा एक नहीं है, मैं आपको सैकड़ों हजारों उदाहरण दे सकता हूं कि जो कुछ आपके बच्चे याद कर रहे हैं, जो कुछ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से मुश्किल से 5% उनके जीवन में काम आने वाला है। 95% तो बेकार ही जाने वाला है। और लाद लाद के बोझा हमारे बच्चों पर, जानते हैं क्या बना रहे हैं? हमारे बच्चों को गधा बना रहे हैं। गधा क्या होता है? बोझा लादते जाइए, लादते जाइए, लादते जाइए। ऐसे ही हम हमारे बच्चों पर सिलेबस का बोझा लादते ही जा रहे हैं, लादते ही जा रहे हैं, लादते ही जा रहे हैं। माने हम हमारे बच्चों को गधा बना रहे हैं। इतना होमवर्क,
ट्यूशन पढ़ाने आए वो भी होमवर्क देता है, स्कूल में पढ़ने जाए वहां भी होमवर्क मिलता है। और मैं आपको कह रहा हूं कि जो होमवर्क इनके टीचर्स देते हैं बच्चों के, उनसे पलटकर पूछ लीजिए, उनको नहीं आता वो होमवर्क कैसे होने वाला। मेरे एक बड़े परिचित दोस्त हैं हरीश भाई, उनका छोटा सा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता। अभी एक दिन मैं उनके घर गया तो रो रहे थे, बड़े उदास थे, कहने लगे इसकी टीचर ने होमवर्क दे दिया। क्या होमवर्क दे दिया है? साइकिल के पूरे अस्थि पंजर के नाम लिख के ले आओ और उनका नाम लिखते हुए एक एक वाक्य इस्तेमाल कर लाओ। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि अपनी टीचर को जाके कहना कि तुम एक एक वाक्य बनाकर दे दो, तब मैं देखता हूं कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। जो होमवर्क अध्यापक नहीं कर सकते वो बच्चों पे लाद देते, और बाद में क्या होता है, उसकी खुन्नस निकालने के लिए बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको डांटते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और बच्चों का दिमाग कुंठित कर देते हैं। ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये बच्चों को गधा बनाने वाली व्यवस्था है, और मैकॉले ने इसलिए इस देश में ये व्यवस्था चालू की थी ताकि इस देश के बच्चे गधे बने, इंटेलिजेंट नहीं बने। और ये इसी शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है जो इस देश में दिखाई देता है। जब हम गुलाम थे तब इस देश में 2 नोबेल लॉरियट पैदा हुए थे, अब आजादी आ गई है तो एक का भी पता नहीं है इस देश में। और हमसे पिद्दी से देश हैं दुनिया में जहां हर साल कोई ना कोई नोबेल लॉरियट पैदा हो जाता है। ये नोबेल लॉरियट जानते हैं कौन होता है? जो बच्चा मौलिक काम करता है, कुछ नया काम करता है, वो नोबेल प्राइज पाता है। नोबेल प्राइज पाने के लिए पीएचडी करना जरूरी नहीं है, बीटेक एमटेक करना जरूरी नहीं है। न्यूटन कक्षा 9 में फेल हो गया था, उस न्यूटन को हम सब याद करते हैं। आइंस्टीन कक्षा 10 के आगे पढ़ नहीं पाया कभी, उस आइंस्टीन को हम याद करते हैं। मैक्स प्लैंक ने इतनी बड़ी थ्योरी दी सारी दुनिया में, E = h², वो E = h² थ्योरी देने वाला मैक्स प्लैंक कभी स्कूल गया नहीं, उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा। शेक्सपियर कभी किसी विद्यालय में से पीएचडी करके नहीं आया। और हमारे देश में देखिए, तुलसीदास ने कौन से विश्वविद्यालय में से पीएचडी ली थी जरा बताइए। और उनकी लिखी हुई रामचरितमानस हिंदुस्तान के गांव गांव में गाई जाती। महर्षि वेदव्यास ने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी जो उनकी महाभारत सारे देश में गाई जाती और उस पर रिसर्च की जाती। डिग्री लेने से कभी इंटेलिजेंट होने का कोई वास्ता नहीं, बल्कि इस देश में तो यह सिद्ध हुआ है जिसने डिग्रियां नहीं ली हैं वो इंटेलिजेंट हुए हैं इस देश में, और उन्होंने मौलिक काम किए। डिग्री लेने वाले तो बोझे के नीचे दबे रहते हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और तब मैं आपसे कुछ कहने आया। समय हो गया है मुझे गाड़ी पकड़नी, रात को मुझे सूरत जाना, इसलिए यह व्याख्यान मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन कंक्लूड करते हुए 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि इस देश में जो गुलामी का माहौल अंग्रेजों के जमाने में था वही गुलामी आज भी चल रही। जो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में थी वही आज भी चल रही है। जो न्याय की व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में थी वही आज भी चल रही है। जिस तरह के कानून अंग्रेजों के जमाने में थे वही कानून आज भी चल रहे हैं, और जिस तरह की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में थी वही अर्थव्यवस्था आज भी चल रही है। तब आप पूछेंगे कि क्या करें, रास्ता क्या है? इसमें से रास्ता 2 ही है। पहला रास्ता यह है कि जिस दिन आप जग जाएं उसी दिन सवेरा मान लीजिए। अब तक आप सो रहे थे, ठीक है, मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर आज आप जग गए हैं तो मान लीजिए आज ही सवेरा है। तो उस सवेरे की शुरुआत कैसे करें? अपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में से बाहर निकाल लीजिए, उनको गुजराती माध्यम के स्कूल में भेजिए, और गलती से भी कभी किसी को ये सलाह मत दीजिए कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाओ, क्योंकि इस अंग्रेजियत की व्यवस्था को अगर बदलना है तो आपके बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अंग्रेजियत में ही फंसते चले जाएंगे।